बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 होमियोस्टेसिस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास किडनी फेलर है और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किडनी के लिए हम रीनल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर रीनल का वर्ड आ जाए इट्स मीन किडनी की बात हो रही है। अब किडनी फेलर है क्या, इसके बारे में देखेंगे। इसकी जो कॉजेज़ हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो किडनी फेलर है वो हम कहते हैं जी या तो कंप्लीट या पार्टियल जो फेलर है, वो फंक्शन जो किडनी का फंक्शन है वो या तो मुकम्मल तौर पर या नामुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है, जिसे हम किडनी फेलर का नाम लेते हैं। इसकी कुछ कॉजेज़ हैं कि किन वजूहात की वजह से ऐसा मुमकिन है कि आपकी जो किडनी है वो मुकम्मल तौर पर या नामुकम्मल तौर पर अपनी फंक्शनल एबिलिटी को ख़त्म कर देती है। इसकी जो कॉजेज़ में सबसे पहले है वो डायबिटीज़ मेलिटस है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि जो किडनी है उनकी वो ख़राब हो जाए, वो सही तरह से काम ना करे, या हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड जैसे हमने पढ़ा था एफरेंट आर्टरियोल के ज़रिए ब्लड जो है नेफ्रॉन पे जाता है, या किडनी को मिलने वाला जो ब्लड अगर उसमें किसी किस्म की इंटरप्शन है तो उसकी वजह से भी किडनी की फंक्शनैलिटी में फ़र्क पड़ सकता है। या ड्रग जो है वो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ओवरडोजेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो किडनी है वो ख़राब हो सकती है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की किडनी ख़राब हो जाए, सही तरह से काम ना करे, तो इस कैसे पता लगेगा कि किडनी है वो ख़राब होगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी बिना पर आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हैं। वो सिम्टम्स कौन से हैं कि यूरिया जो सा है वो आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स में वॉमिटिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बार बार यूरिन का आना। इसके अलावा ब्लड इन यूरिन के अंदर ब्लड आना, या इसके अलावा एक्सेसिव फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉल्ड स्वेलिंग ऑफ लेग्स। आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लेग्स, फीट और जो फेस है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम हो जाना। ये सारे सिम्टम्स शामिल हैं जब किडनी ख़राब हो जाती है या किडनी से इतना काम नहीं कर रही होती। अब इसके ट्रीटमेंट कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास दो ट्रीटमेंट यहाँ पर हैं, एक डायलिसिस है और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डायलिसिस है। डायलिसिस किसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल वे के ज़रिए ब्लड को साफ़ करना हमारे पास डायलिसिस कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाना, आर्टिफिशियल वे अपनाना जो कि बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है और ब्लड को साफ़ करता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलेंगे। डायलिसिस दो तरह के हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और दूसरा हीमोडायलिसिस है। हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम में ये वर्टिबल कॉलम है और ये लोअर एब्डोमेन है। लोअर एब्डोमेन में जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास पेरिटोनियम है। इसको मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम बोलेंगे, जो कि स्किन और फैट की लेयर के नीचे मौजूद होती है। अब यहाँ पर एक बैग है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड है। इस बैग को जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है आप किसी अपनी बॉडी से ऊपर किसी चीज़ के साथ हैंग डाउन कर देते हैं। अब ये डायलिसिस फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक नाली के ज़रिए पेरिटोनियम कैविटी के अंदर डाल दी गई है। इस कैविटी का नाम है, जो कि लोअर एब्डोमेन में मौजूद है, इस पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हमने इस ट्यूब को एंटर कर दिया है। अब होता यह है कि इस डायलिसिस फ्लूइड को हम पेरिटोनियम जो कैविटी है उसके अंदर डाल देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी है वहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये डायलिसिस फ्लूइड जो यहाँ से एम्प्टी और इस पेरिटोनियम कैविटी में जमा हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैंने मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए और समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, जो कि बाहर वाली ये जो है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये स्किन की और फैट की लेयर ले लें, और जो ब्लू लाइन है उसे आप ब्लड वेसल समझ लें। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, खून की नाली। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे मैं ब्लैक शो कर रहा हूँ, ये आप पेरिटोनियम कह सकते हैं, इसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और ये जो है ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है। अब जो डायलिसिस फ्लूइड है इसकी अगर बात कर लें, अब होगा क्या कि जो ब्लड वेसल्स, जो खून के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल शामिल होना स्टार्ट हो जाएगा पेरिटोनियम से होता हुआ डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये वेस्ट मटेरियल मूव करना स्टार्ट कर देगा और इस डायलिसिस फ्लूइड को आहिस्ता आहिस्ता गंदा करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होना स्टार्ट कर देगा। अब इसी जो हमारे पास जो ट्यूब हमने एंटर की है, इस ट्यूब के ज़रिए अगर देखा जाए तो इस ट्यूब के ज़रिए ही हम यहाँ से एक लॉक लगा होता है, इस लॉक को ओपन करते हैं और जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से, एक नीचे भी बैग मौजूद होता है, ये से फ्लूइड अब इस ग्रेविटी की वजह से इस जो बैग है इसके अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल, डायलिसिस जो फ्लूइड है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और हम एक दिन में तकरीबन एक दफ़ा ये प्रोसेस करना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जा सके। और इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को या बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के अमल को हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो डायलिसिस है वो हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या होती है। हीमोडायलिसिस में एक जो पेशेंट है उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में डायलाइज़र मौजूद होता है। अब डायलाइज़र क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी मौजूद है और मैंने यहाँ पर भी बनाया है। डायलाइज़र मौजूद होता है। इस डायलाइज़र में लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं, मैं डार्क भी कर रहा हूँ, ये लॉन्ग ट्यूब है। ये लॉन्ग ट्यूब थ्रू आउट द डायलाइज़र मौजूद होती हैं और इन लॉन्ग ट्यूब के अगर देखा जाए, इस लॉन्ग ट्यूब के बाहर वाली साइड पर, ये डार्क कर रहा हूँ ब्लू के साथ, बाहर वाली साइड पर डायलाइज़र फ्लूइड मौजूद होता है। डायलाइज़र फ्लूइड, जैसे कि हमने पीछे डायलाइज़र फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया, डायलाइज़र फ्लूइड मौजूद होता है। और ये डायलाइज़र फ्लूइड आता कहाँ से है, यहाँ पर एक उन्होंने जो आप लगा लें कोई फ्लास्क है जिसके अंदर ये डायलाइज़र फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अंदर डायलाइज़र फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लगातार एंटर हो रहा होता है डायलाइज़र के अंदर। अब होता ये है, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाई है कि ह्यूमन है और एक पेशेंट है और इसके आर्टरी पे एक हमने जो ट्यूब है वो लगाई हुई है। ये जो ब्लड है अब इस ट्यूब के ज़रिए जो है वो डायलाइज़र के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ब्लड पंप है जो कि मदद करता है कि बॉडी के अंदर से ब्लड को डायलाइज़र के अंदर शामिल किया जाए और डायलाइज़र के अंदर जो लॉन्ग ट्यूब है उसके अंदर से ये मूव करता है। ये दरअसल जो लॉन्ग ट्यूब है ये काम, फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब जो सी है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही होती है। अगर देखा जाए ये लॉन्ग ट्यूब है और इसके इर्द गिर्द डायलाइज़र फ्लूइड है। अब जैसे ही ब्लड इसके अंदर से गुजरेगा तो जो वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर शामिल है, हमने अभी पढ़ा कि अभी देखा कि डायलाइज़र जो ट्यूब है, डायलाइज़र की लॉन्ग ट्यूब्स हैं, ये एक सेमी परमिएबल, इसकी जो वॉल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ये जो वेस्ट मटेरियल है ये डायलाइज़र जो फ्लूइड है उसके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लड साफ होता हुआ इस लॉन्ग ट्यूब के ज़रिए दोबारा से वेन के अंदर एंटर हो जाएगा और जो ब्लड है वो साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। हम जो बाकी जो डायलाइज़र बहुत ज़्यादा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है वो एक और फ्लास्क मौजूद होती है जिसके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। इस किस्म की जो डायलिसिस है उसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं और ये पेशेंट को एक वीक में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा करवाना पड़ता है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सके। और ये जो वेस्ट मटेरियल है हमें पता है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इसलिए ये बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।